चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, इस चैप्टर में हमने अभी तक एक्सरसाइज 5.2 के सम्स हम लोग देख रहे थे ना, और उसी एक्सरसाइज में अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी थे एक्सरसाइज 5.2 में। वही क्वेश्चंस आज कंटिन्यू करें। तो 5.2 में हमने 10 तक के क्वेश्चंस देखे थे। अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 से अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इज 54th टर्म। अब यहाँ देखो कैसे दिया हुआ, सेंटेंस खाली कैसे दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दो। मेथड देखो जो कल हमने देखी थी वैसे ही है, कोई नई मेथड नहीं है। सिर्फ चेंजेस क्या दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ एपी, ये सीरीज दी गई है आपको 3, 15, 27, 39। इसमें ये फर्स्ट टर्म हो गया ना 3, और डिफरेंस अगर आप देखो ना तो इसमें कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो 12 12 का डिफरेंस हो रहा है। 3, 15, 27, 12 12 का गैप है। इसमें लिखा हुआ है कि विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब कौन सा ऐसा टर्म है जो उसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, ऐसा कौन सा टर्म, ऐसा कौन सा नंबर आएगा, वो हमें पता करना है। चलो, कुछ भी अगर ढूंढना हो सबसे पहले तो ए और डी पता कर दो, जो ये सीरीज से ही आपको मिल गया। पहले तो दो हथियार हमारे पास होने चाहिए ना, ए और डी, वो तो यहाँ से मिल गए कि हियर ए इक्वल टू 3। ये ए की वैल्यू 3 मिल गई हमें। उसके बाद डी डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस यहाँ पे A2 माइनस A1 ऐसे करेंगे ना, मतलब डिफरेंस में 15 माइनस 3 कितना मिल जाएगा, 12। अब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ना कि विच टर्म विल बी 132 मोर देन इज 54th टर्म, इसे अगर हम लोग सिंबल वाइज लिखे ना, तो जो टर्म हमें ढूंढना है उसे ए एन कहें, लास्ट टर्म कहें ना, विच टर्म, कौन सा मतलब आखिरी ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो उसे ए एन सपोज कर लें कि ए एन इक्वल टू A54 प्लस 132। क्या दिया हुआ है, 132 मोर देन इज 54th टर्म, उसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा, मतलब ये A54 प्लस 132। ऐसे ये सिम्बॉलिकली लिखा जाएगा, ऐसे लॉजिकली लिखा जाएगा। ये समझ आ रही है बात। और इस पर से हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एन, विच टर्म कौन सा नंबर है, तो हमें एन ढूंढना है। ठीक है, तो देखो इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हम लोग अगर चलें तो यहाँ पे लिखें ए एन इक्वल टू A54 प्लस 132, जिसके अंदर ये ए एन की अगर फॉर्मूला लिख दो ना, तो ए एन की पूरी फार्मूला आती है ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फार्मूला बन जाती है ना ए एन की, ए प्लस एन माइनस वन डी, और इक्वल टू A54। तो A54 की फार्मूला क्या आती है, ए प्लस 53D। ये तो सीधी फार्मूला है ना, ए प्लस 53D इक्वल टू A54 की ये फार्मूला, और प्लस 132, तो वो तो वही लिखेंगे प्लस 132। ठीक है, तो ये सबकी फार्मूला हमने लिख दी ना। अब इनमें वैल्यू लिखें, ए और डी की वैल्यू तो लिख सकते हैं ना, ये ए की वैल्यू ये डी की वैल्यू हमारे पास है, तो वो वैल्यू लिखें और एन फाइंड करें हम लोग। तो यहाँ देखो ए, तो ए की जगह पे ये 3, एन माइनस वन, तो एन हमें ढूंढना है, वो वही लिखेंगे, और डी, डी की जगह पे लिखेंगे 12, इक्वल टू के इस तरफ भी ए की जगह पर ये 3 प्लस 53D, तो 53 मल्टीप्लाई डी की जगह पे 12 प्लस 132। ऐसे हो गया सब। अब इनका आगे सॉल्यूशन देखें तो ये 3 तो 3 रहेगा, ये जो 12 है वो 12 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दोनों के साथ, तो 12 को n के साथ मल्टीप्लाई करें 12n, और 12 वन ज़ा 12, ऐसे आ जाएगा इसमें, इक्वल टू ये 3, ये 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 636, इनका इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस 132 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ नंबर का प्लस माइनस करें तो इक्वल टू के इस तरफ ये 12n तो वही रहेगा 12n, यहाँ पे ये 3 और माइनस 12 होगा, तो 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -9। 3 माइनस 12 तो -9 हो जाएगा, और इक्वल टू इस तरफ इन तीनों का प्लस, तो यहाँ पे ये तीनों का प्लस कितना हो जाएगा, 771।
ओके, तो ये कंडीशन आ गई ना इसमें। इसमें अब जो हमें 12n ये फाइंड करना है, तो ये जो -9 है वो -9 को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे 12n इक्वल टू 771 प्लस 9, बराबर -9 यहाँ जाएगा प्लस में, मतलब कि 12n इक्वल टू 780, इन दोनों का प्लस 780 और 12 डिवाइड में, तो n इक्वल टू 780 डिवाइड बाई 12, तो n इक्वल टू 65, n इक्वल टू 65 मिला। इसका मतलब क्या कि लॉजिकली 65th टर्म मतलब A65 अगर आप ढूंढो ना, तो वो A65 उसके A54 से 132 ज़्यादा होगा। अगर कभी आपको क्रॉस में चेक करना हो तो आप कर सकते हो कि पहले A52 ढूंढ लो और A65 भी ढूंढ लो। A52 ढूंढ सकते हो ना फार्मूला से, A+53D, और A65 भी ढूंढ सकते हो, A+64D, और चेक कर लो कि A54 का 132 ज़्यादा, तो वो ये नंबर मिलेगा 65th टर्म। समझ आया बात? ऐसा लॉजिकली फाइंड करेंगे ना। अब ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखें, तो ऐसे दिया हुआ है कि 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। अब देखो ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1 मार्क का सीधा, इसमें तो बिना कैलकुलेशन किए भी आपको आंसर जो है वो देना पड़ेगा, बराबर। मैं तो पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा आपको, लेकिन विदाउट कैलकुलेशन भी इसका आंसर आ जाएगा। लिखा हुआ है 2AP, 2APs मतलब कोई दो सीरीज है। समझो अगर आप लोग जो है वो कोई फर्स्ट सीरीज अगर ढूंढो, कौन सी सीरीज नहीं पता, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे कोई नंबर होंगे ना, कौन से नंबर वो तो पता ही नहीं है, लेकिन उसका 100th टर्म, बराबर। और ऐसे ही सेकेंड सीरीज का 100th टर्म, कोई सेकेंड सीरीज भी है, कौन सी सेकेंड सीरीज नहीं पता है, उसमें कौन से नंबर है नहीं पता है, उसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कुछ भी नहीं पता है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है पता है कि दे हैव कॉमन डिफरेंस, मतलब दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम होगा। मतलब इसमें अगर 5-5 का गैप होगा ना, तो ये सेकेंड सीरीज में भी 5-5 का गैप होगा। अगर फर्स्ट सीरीज में 8-8 का गैप अगर होगा, तो दूसरी सीरीज में भी 8-8 का गैप होगा। दोनों में डिफरेंस सेम है, ये बात दी हुई है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, उसका 100th टर्म मतलब क्या कि समझो ये पहली सीरीज है, इसका कोई 100th टर्म होगा, A100 होगा ना, बराबर ना, A100 कहते हैं ना, मतलब 100th टर्म कौन सा नंबर वो नहीं पता है। और ये सीरीज में भी कोई 100th टर्म होगा ना, A100, इसमें भी तो कोई 100 नंबर वाला कोई नंबर होगा ना इसमें। तो इन दोनों का डिफरेंस है, इसका A100 और इसका A100, इन दोनों का -100 दिया हुआ है, इन दोनों का -100 होगा। तो उसी तरह से इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ कि इसका 1000th टर्म कितना, 1000th टर्म मतलब इस सीरीज में A1000 जितना होगा, A1000। और इस सीरीज को भी अगर आगे बढ़ाते जाओ, तो ये सीरीज में भी इसका A1000 के इन दोनों का माइनस कितना होगा, A1000 का माइनस कितना, दोनों सीरीज का, दोनों सीरीज के 100th टर्म का माइनस 100 दिया हुआ है, तो दोनों सीरीज के 1000 टर्म का माइनस कितना होगा। आपके माइंड में आ रहा है 1000 होगा, तो गलत है, इन दोनों का माइनस 1000 नहीं होगा, क्यों, इन दोनों का माइनस भी 100 ही होगा। क्यों 100 होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम है, दोनों का डिफरेंस कितना है, सेम दिया हुआ है। तो इसी वजह से अगर कॉमन डिफरेंस है ना, तो आप कोई भी नंबर का माइनस कर लो, सबका माइनस सेम ही आएगा। एक एग्जांपल देखो कि जैसे अगर कोई यहाँ पे नंबर है जिसमें 5-5 का गैप है, कॉमन डिफरेंस, मैं ऐसे नंबर ले रहा हूँ 5, 10, 15, 20, ऐसा कोई भी है, जस्ट एग्जांपल। और यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा नंबर लूँ जिसमें भी 5-5 का गैप है, कि जैसे 2, 7, 12, 17, इसमें भी 5-5 का गैप है ना, तो जब अगर डिफरेंस सेम हो ना, तो उसमें कोई भी नंबर का माइनस कर लो, वो माइनस सेम ही आएगा। मतलब इसमें 5-2 करो, कितना आएगा, 5-2, इसके फर्स्ट टर्म का माइनस करें दोनों सीरीज में, तो 5-2 3 आ रहा है ना।
इसमें 10 माइनस 7 करके देखो तो 10 माइनस 7 3 आ रहा है ना। 15 माइनस 12 करके देखो तो 15 माइनस 12 वो भी 3। 20 माइनस 17 वो भी 3। मतलब कोई भी नंबर का माइनस करो वो 3 ही मिलेगा, सेम ही मिलेगा। तो ये तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल लिया। यहाँ ऐसा दिया हुआ है विदाउट नंबर, ऐसा लिखा हुआ है कि इन दोनों का माइनस अगर 100 है तो इसके 1000th टर्म का माइनस भी कितना होगा, तो उसका माइनस भी 100 ही होगा, क्योंकि सब में डिफरेंस सेम आता है। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। आपको 1 मार्क में ब्लैंक्स में पूछते हैं तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैंक में सीधा ही लिखना है कि अगर डिफरेंस कॉमन है तो अगर 100th टर्म का डिफरेंस 100 आ रहा है तो 1000th टर्म या कोई भी टर्म दिया हुआ हो सबका डिफरेंस 100 ही आएगा। ठीक है, इसे इम्पोर्टेंट भले टिक कर लेना या याद कर लेना, ये सीधा सा लॉजिक 1 मार्क में पूछेंगे आपको। और अगर थियरिकली लिखना हो तो थियरिकली ऐसे लिख सकते हैं, बराबर। ये मैंने समझाने के लिए पूरा लिखा हुआ है तो समझो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए। देखो हमारे पास 2 एपी है ना, इसमें दिया हुआ था 2 अलग अलग सीरीज़ है। मैंने बताया ना आपको कि कोई 2 सीरीज़ दी गई है, कौन सी सीरीज़ नंबर नहीं पता है, 2 अलग अलग सीरीज़ हैं। सो फॉर फर्स्ट सीरीज़ अगर फर्स्ट एपी की बात करें तो उसमें फर्स्ट टर्म को ए कहें, इसमें 2 अलग अलग है ना, तो एक को कैपिटल नाम देते हैं, एक तो स्मॉल नाम देते हैं। तो समझो फर्स्ट टर्म ए और उसका कॉमन डिफरेंस डी। डिफरेंस तो सब में सेम ही है तो इसलिए डिफरेंस को कॉमन डी ही कहेंगे। सेकेंड एपी के लिए भी फर्स्ट टर्म को ए कहें, स्मॉल ए, और डिफरेंस को डी कह दें, बराबर। अब पहले आपको सिचुएशन ऐसी दी गई थी, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उनके 100th टर्म का माइनस 100 है, मतलब कि पहली सीरीज़ का ए 100 कैपिटल में और दूसरी सीरीज़ का ए 100 स्मॉल में, दोनों का माइनस 100 दिया हुआ है। तो ये पहली सीरीज़ में फार्मूला क्या लिख सकते हैं, ए 100 की फार्मूला क्या है, ए प्लस 99d, और माइनस दूसरे में इस ए 100 की इसकी फार्मूला क्या है, तो इसकी भी ए प्लस 99d, ऐसा ही ना, इक्वल टू 100, ऐसा ही बनेगा ना इसमें। जिसमें अगर हम ये ब्रैकेट हटा देना दोनों का तो ये a प्लस 99d वो तो वही रहेगा, a प्लस 99d। और दूसरे में माइनस है तो अंदर की साइन बदल जाएगी, इसमें ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस 99। ठीक है, तो इसमें ये प्लस 99d माइनस 99d कट हो जाएगा, बचेगा a माइनस ए इक्वल टू 100। इसे इक्वेशन 1 समझ लो। ये a फर्स्ट सीरीज़ का, ये स्मॉल a वो सेकंड सीरीज़ का। अब ऐसे ही दूसरी जो सिचुएशन दी गई है कि नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, हमें ढूंढना था ना कि उनके 1000th टर्म का माइनस कितना होगा, मतलब कि a1000 माइनस ये a1000 हमें ढूंढना था। फर्स्ट सीरीज में 1000th टर्म और ये सेकेंड सीरीज का 1000 टर्म, तो इसकी फार्मूला क्या लिखते हैं, a प्लस 999d, 1000 से कम ना, a प्लस 999d माइनस इसमें लिखेंगे a प्लस 999d, बराबर। इसमें भी अगर ब्रैकेट हटा दें तो पहला तो वही रहेगा, a प्लस 999d माइनस माइनस करके अंदर की साइन बदल जाएगी, तो यहाँ माइनस ए माइनस 999d, जिसमें ये 999 कट हो जाएगा, बचेगा इसमें भी a माइनस ए। ठीक है, और यहाँ ये पहली इक्वेशन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पहली इक्वेशन में मिला था a माइनस ए इक्वल टू 100, तो यहाँ पे भी a माइनस ए इक्वल टू कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। मतलब उनके 1000th टर्म का भी माइनस वो कितना आएगा, 100 ही आएगा। ये मैंने आगे लॉजिकली बताया ना कि कोई भी टर्म का माइनस कर लो, अगर एक टर्म का माइनस 100 आ रहा है तो उसके कोई भी टर्म का माइनस कर लो वो 100 ही आएगा। ये चाहिए तो ये पूरी थियरी सिर्फ समझने के लिए लिखनी है, आपको एग्ज़ाम में ये लिखने की ज़रूरी नहीं है। ये थियरी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये लॉजिकली समझने के लिए मैंने लिखा है ये। ओके, बात आई समझ में। अब ऐसे ही देखो, इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो क्वेश्चन 13 ऐसे दिया हुआ है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7
इसे आप लोग इम्पोर्टेंट टिक करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नंबर बदल के बहुत बार पूछते हैं आपको, काफ़ी बार आते हैं इसमें। लॉजिकली मेथड वही रखनी है जो पहले हमने की है, मेथड तो कोई नई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक खाली स्टार्टिंग में ध्यान देना है। इसमें भी मैं आपको स्टार्टिंग का लॉजिक बता रहा हूँ, फिर सम आप लोग खुद ट्राई करना, उसमें हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ये सम, खाली लॉजिक समझना। लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कि 3 डिजिट के कितने नंबर आते हैं जो 7 से डिवाइड होते हो, मतलब 7 की टेबल में आते हो। देखो 3 डिजिट के नंबर होते हैं ना, वो शुरू कहाँ से होते हैं? 3 डिजिट के नंबर शुरू होते हैं 100 से, 100 से शुरू होते हैं ना, और 3 डिजिट के नंबर ख़त्म कहाँ पे होते हैं? तो आखिरी नंबर होता है 999, ऐसे ना भाई, शुरुआत होते हैं 100 से और ख़त्म होते हैं 999 पे, इतने होते हैं ना 3 डिजिट के नंबर। तो इन नंबर के बीच में, इनके बीच में 7 की टेबल वाले कितने नंबर आते हैं वो ढूंढना है, कितने नंबर होंगे। तो वो कैसे ढूंढेंगे पता है? कि यहाँ 100 के बाद एक एक करके सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि शुरुआत कहाँ से होती है, 7 की टेबल में आने वाला पहला नंबर कौन सा है। क्या 100 7 की टेबल में आता है? नहीं आता ना। 101 7 की टेबल में आता है? नहीं आता। 102 7 की टेबल में आता है? 7 से डिवाइड करके चेक कर लिया करो, क्या 102 7 में आता है? वो भी नहीं आता। 103 आता है? वो भी नहीं। 104 भी नहीं। 105 आता है। कौन सा आता है पता है? 105 आता है, कि 105 को 7 से डिवाइड करो, 15 7 सा 105, मतलब शुरुआत यहाँ से होगी। हम लोग पहले ना सीरीज बनाते हैं ना पूरा, तो शुरुआत यहाँ से होगी कि देखो फर्स्ट टर्म ये मिलेगा 105, यहाँ लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे कि 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, तो उसमें शुरुआत 105 से 3 डिजिट का पहला नंबर ये मिलेगा ना, जो 7 से डिवाइड होता है। समझ गए ना? 3 डिजिट है तो 100 से ही नहीं शुरू करना है, क्योंकि 100 थोड़ी 7 में आता है, जो 7 में आता है वहाँ से शुरू करना है। तो 105 से शुरू करेंगे, और उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा होगा, उसमें 7 बढ़ा दो। अब तो 7 7 का गैप लेना है ना, क्योंकि जो 7 की टेबल में आते हैं वो, तो 105 के बाद 7 बढ़ा दो, दूसरा कौन सा मिलेगा? 112। उसके बाद 7 बढ़ा दो, 119। उसके बाद और 7 तो 126। ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी ना। और उसमें आखिरी नंबर कौन सा? तो आखिरी नंबर 999, लेकिन वो थोड़े देखेंगे, जो नंबर 7 में आता हो वो। क्या 999 7 में आता है? 7 से डिवाइड करके चेक कर लो, 999 नहीं आता उसमें, ये नहीं आता है। तो उससे एक कम 998, क्या वो 7 में आता है? आखिरी ऐसा नंबर ढूंढना है ना जो 7 में आता हो, 3 डिजिट में ही, क्योंकि 999 के बाद तो 1000 हो जाएगा, वो तो 4 डिजिट का हो जाएगा। तो इसीलिए 3 डिजिट में ही 999 से एक कम 998, क्या वो आता है? वो भी नहीं आता। 997 आता है? नहीं। 996 भी नहीं। 995 भी नहीं। आखिरी में आता है 994। क्या कौन सा आता है लास्ट में? 994। एक एक करके डिवाइड करके चेक करना आप लोग, बरोबर। सबको 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं, लास्ट नंबर मिलता है 994। तो आखिरी नंबर ये मिला, 3 डिजिट का लास्ट नंबर जो 7 की टेबल में आता हो, वो लास्ट नंबर कौन सा? 994। समझे? तो 3 डिजिट वाला पहला नंबर ये मिला 105, और आखिरी नंबर ये मिला। हमें इनके बीच में कितने नंबर आते हैं 7 की टेबल वाले, वो ढूंढने होंगे कि नहीं। 105, 112, 119, 126, ऐसे 7 7 प्लस करते जाओ। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे करते करते टोटल कितने टर्म आ जाएंगे वो ढूंढना पड़ेगा ना। मतलब क्या ढूंढना है इसमें? एन की वैल्यू ढूंढनी है। आगे भी बहुत सारे सम में एन की वैल्यू ढूंढी, वैसे ही खाली स्टार्टिंग लॉजिक था कि आपको ये सीरीज बनानी थी खुद। ये सीरीज बना ली ना हमने, उसके बाद तो नॉर्मल सम करेंगे कि यहाँ पे मिल जाएगा ए कौन सा होगा, फर्स्ट टर्म कौन सा? 105, ये फर्स्ट टर्म। डिफरेंस कितना? तो डिफरेंस यहाँ पे 7 7 का ही होगा ना। या तो लिखेंगे ना डिफरेंस में A2 माइनस A1, मतलब कि 112 माइनस 105, तो कितना आ जाएगा? 7।
डिफरेंस 7 का, और ये ए एन, ये लास्ट टर्म मिला, आखिरी लास्ट टर्म ए एन कितना लिखेंगे 994, एंड वी हैव टू फाइंड एन, बराबर। तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू 994, जहाँ ए एन की फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 994, ऐसे वैल्यू ना। और इस वैल्यू में ये ए की वैल्यू डी की वैल्यू रखेंगे तो एन मिल जाएगा। आगे भी बहुत सारे सम किए कि नहीं, अब इसके आगे तो आप सॉल्यूशन करोगे ना, कि इन सब में सिर्फ वैल्यू रख के और अगर कैलकुलेशन करें तो एन मिल जाएगा हमें आखिरी 128। वो कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, अब तो वो सब में सेम ही करनी है कि आखिरी आंसर कितना मिल जाएगा 128। मतलब कि 7 की टेबल में आने वाले 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के नंबर टोटल 128 नंबर है। 105 और 994 के बीच में 128 नंबर आ जाते हैं। समझ आई बात? क्लियर हुआ ना ये लॉजिक? अब ऐसा ही देखो क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन 14 भी वैसा ही है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कि 10 और 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 की टेबल के कितने नंबर आते हैं। जो आगे हमने देखा था वो कौन सा था, 7 की टेबल में। अब ऐसे ही 4 की टेबल के कितने नंबर आते हैं, लेकिन किसके बीच में, तो 10 और 250 के बीच में। 10 और 250 के बीच में ढूंढने हैं 4 की टेबल के कितने नंबर हैं। तो देखो शुरुआत 10 से नहीं करेंगे, शुरुआत ऐसे नंबर से करेंगे ना जो 4 की टेबल में आता हो। तो क्या 10 आता है 4 की टेबल में? नहीं आता। तो उसके बाद 11 आता है? नहीं आता। तो उसके बाद 12 से शुरुआत करेंगे, 12 आता है ना 4 की टेबल में, मतलब पहला नंबर फर्स्ट टर्म ये मिलेगा 12। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे, लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 आर, पहला 12, और 12 के बाद तो फिर 4 4 प्लस करते जाएंगे, 12 उसके बाद 16 उसके बाद 20 उसके बाद 24, ऐसे प्लस करते हुए जाएंगे ना। और आखिरी कौन सा, तो आखिरी देखो यहाँ 250 दिया हुआ है, लेकिन चेक करते हैं क्या 250 4 की टेबल में आता है? नहीं आता है। तो 250 से कम कौन सा होगा, 250 से एक पहले 249, क्या वो 4 की टेबल में आएगा? नहीं आएगा। तो उससे पहला 248, तो क्या 248 4 की टेबल में आएगा? तो हाँ आएगा, 248 आएगा। मतलब आखिरी नंबर लास्ट टर्म आपको कौन सा मिल जाएगा, 248। मतलब हमें 12 और 248 के बीच में 4 की टेबल वाले कितने नंबर आते हैं वो नंबर हमें ढूंढने हैं, बराबर ना। 12 से 248 के बीच में ना, ये जो दिया होता है ना 10 और 250, वो तो रैंडम नंबर हुए, हमें 4 की टेबल के ही नंबर ढूंढने हैं उसके बीच में। तो ये सीरीज मिल गई, बस ये सीरीज आपकी मेन है। अब उसके बाद तो हमें टोटल नंबर ढूंढने हैं ना। इसमें भी लिख देंगे ना कि हियर ए इक्वल टू 12, ए की वैल्यू 12 हो गई। डिफरेंस, तो डिफरेंस 16 माइनस 12, मतलब कि ये A2 माइनस A1, तो डिफरेंस मिल गया 4, 4 का डिफरेंस। और ये AN 248, मतलब ये लास्ट टर्म हमारा 248, एंड वी हैव टू फाइंड एन ढूंढना है कि टोटल कितने नंबर होंगे। तो यहाँ पे AN 248 ये लिखेंगे ना, AN की वैल्यू 248, AN की फार्मूला वही A प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 248। और ये मिल जाए तो उसके बाद तो सबकी वैल्यू ही ना, A और D की वैल्यू रखो तो कैलकुलेशन से n मिल जाएगा, जैसे सब में किया वैसे ही। तो यहाँ पे n की वैल्यू मिल जाएगी 60, मतलब कि इन दोनों के बीच में 4 की टेबल के आने वाले 4 के मल्टीपल टोटल 60 नंबर्स मिलेंगे। समझ आई बात? लॉजिक है ना ये भी समझ में? अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15। तो अब क्वेश्चन 15 कैसे दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ एन 2AP 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। अब ये भी लॉजिकली है, ये भी लॉजिक से ध्यान देना। ऐसे दिया हुआ है कि 2APs हैं, दो अलग अलग सीरीज़ हैं। पहली सीरीज़ ये है 63, 65, 67, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, दो दो बढ़ रहे हैं ना, दो दो का गैप है। और ये दूसरी सीरीज़ है, उसमें 3,
10, 17, इसमें 7 7 का गैप है। भाई ये दोनों सीरीज बढ़ते 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 दोनों सीरीज में कोई एक नंबर, आखिरी नंबर, लास्ट टर्म वो सेम आएगा। दोनों सीरीज में आखिरी एक नंबर सेम आएगा। वो नंबर कब सेम आएगा वो ढूंढना है हमें। कि जैसे कि ये फर्स्ट टर्म, पहली सीरीज में ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो इसका कौन सा टर्म, और इसमें भी ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म दिया हुआ है, इसका कौन सा टर्म, दोनों में कौन सा टर्म इक्वल आएगा वो पता करना है। बराबर ना, दोनों में कोई एक टर्म ऐसा होगा जिसमें दोनों के नंबर इक्वल होंगे। यहाँ तो देखो दोनों का फर्स्ट टर्म अलग है ना, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म अलग है, इसका फर्स्ट सेकंड टर्म और इस सीरीज का सेकंड टर्म अलग है। तो ऐसे करते करते कोई एक नंबर होगा, भले वो 90 टर्म हो, कि भले जो है वो ये 25 टर्म हो, कि भले 30 टर्म हो, कोई भी टर्म हो, ऐसा एक टर्म होगा जो दोनों में इक्वल आ जाएगा। वो टर्म हमें ढूंढना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APR इक्वल। तो वो कैसे ढूंढेंगे हम लोग? तो उसके लिए पहले दोनों में a और d की वैल्यू तो ढूंढ लेना, a और d। समझो जो फर्स्ट सीरीज है ना, फॉर फर्स्ट AP 63, 65, 67, तो उसमें फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी मिलेगी? 63, फर्स्ट टर्म ये मिला। और कॉमन डिफरेंस कितना? तो कॉमन डिफरेंस d, ये फर्स्ट और सेकंड दो AP दिए हुए हैं ना, दो सीरीज है ना, तो इसलिए पहले वाले को कैपिटल में लिख देते हैं, ये कैपिटल A, स्मॉल a नहीं, कैपिटल में उसको, तो पता चले कि ये फर्स्ट का है वो सेकंड का है। इसमें भी कॉमन डिफरेंस, ये d को कैपिटल में लिख दिया कि इसका डिफरेंस कितना है, 65 माइनस 63, मतलब 2 का डिफरेंस है। बरोबर ना, पहले में 2 का डिफरेंस है। फिर वैसे ही सेकंड, फॉर सेकंड एपी में 3, 10, 17 ऐसे दिए हुआ है। तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा हुआ? 3, फर्स्ट टर्म ये 3, और इसका कॉमन डिफरेंस d, देखो इन्हें स्मॉल में लिखते हैं ना, ये फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस सेकंड सीरीज के लिए ये स्मॉल में लिखेंगे। इसमें डिफरेंस कितना है? तो 10 माइनस 3, 7 का डिफरेंस है इसमें। बरोबर, समझ आई ये बात? अब ये हो गया ना। अब इसमें ऐसा पूछा हुआ है कि द nth टर्म ऑफ बोथ AP आर इक्वल। nth टर्म मतलब कोई लास्ट टर्म दोनों में इक्वल है। तो लास्ट टर्म मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना उसको सिंबॉलिकली कि an इक्वल टू an। ये कैपिटल an मतलब कि ये पहली सीरीज का कोई टर्म, और ये स्मॉल an मतलब सेकेंड सीरीज का कोई टर्म इक्वल है, और इसमें हमें ये n की ही वैल्यू ढूंढनी है। तो ये पहली सीरीज के लिए an, तो an की फार्मूला क्या? a प्लस n माइनस 1d, कैपिटल में लिखेंगे ना, n को कैपिटल में नहीं, क्योंकि n तो दोनों में सेम है, तो इसलिए ये a और d वो दोनों हम लोग कैपिटल में लिखेंगे ना। और ये दूसरी सीरीज an के लिए भी a प्लस n माइनस 1d, बराबर, उसमें भी ये a और d ये स्मॉल में लिखेंगे, सेकेंड सीरीज के हैं, और n तो वही रहेगा, दोनों में सेम ही। तो इसमें दोनों में इक्वल टू के इस साइड और इक्वल टू के इस साइड दोनों में a और d की वैल्यू रख देंगे, तो दोनों में n की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आ रहा है ना सीधा लॉजिक? a और d की वैल्यू हमें पता है, तो n मिल जाएगा ना दोनों में। तो देखो यहाँ वैल्यू लिखे हम लोग कि a की वैल्यू, यहाँ फर्स्ट सीरीज के लिए a की वैल्यू कितनी है? 63, तो यहाँ 63 प्लस n माइनस 1, ये कैपिटल D, तो पहले में डिफरेंस की वैल्यू कितनी थी? 2, तो यहाँ पे 2, और इक्वल टू ये स्मॉल a मतलब सेकेंड सीरीज में कितनी है वैल्यू? 3, तो वो 3 प्लस n माइनस 1, और ये d, स्मॉल d सेकेंड सीरीज में कितना है डिफरेंस? तो ये 7, ये 7 लिखा हमने। बराबर, ये लिख दिया ना स्टेप। अब इनको सॉल्यूशन करें ना, कि देखो ये 63 वैसे ही ये 2 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा n में, और यहाँ पे ये 7 का अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो इसका नेक्स्ट स्टेप आगे लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा कि 63 और 2 का दोनों से मल्टीप्लाई, तो 2n माइनस 2 इक्वल टू 3, और ये 7 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो 7n माइनस 7। बराबर, अब इसमें पहले इस तरफ, तो इस तरफ देखो नंबर का प्लस माइनस करें, ये इक्वल टू के इस साइड, तो ये 63 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 61, 61 प्लस 2n,
बराबर 61 + 2n, और यहाँ पे भी ये 7n वही का वही लिखें, और नंबर का अगर माइनस करें तो 3 - 7 कितना हो जाएगा, -4। बराबर। अब इसमें n को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, तो यहाँ पे देखो 61 वही लिखा, ये -4 को यहाँ लेके आए तो +4, और ये 7n यहाँ पे यही है, ये +2n को वहाँ लेके गए तो -2n। मतलब 61 + 4 65, और ये 7n - 2n तो 5n। ये हो गया। अब फाइनली जो n ढूंढना है तो ये 5 को डिवाइड में ले जाएंगे, 5 डिवाइड में आ जाएगा ना, n = 65 / 5, मतलब कि n = 13। तो जो आपको दो सीरीज दी गई थी ना अलग अलग, वो जो दो सीरीज थी कि दोनों सीरीज में 13 टर्म, मतलब दोनों सीरीज का A13, वो दोनों सीरीज का A13 इक्वल होगा। दोनों सीरीज में 13 टर्म, वो कैसा मिलेगा हमें, इक्वल मिलेगा। समझ आया ना, ऐसे लॉजिक पूछा हुआ है ना इसमें। बराबर। ऐसे ही देखो उसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन 16 में ऐसे दिया हुआ है कि डिटरमाइन AP, यहाँ पे AP मतलब पूरी सीरीज ही हमें ढूंढनी है, whose third term is 16 and seventh term exceed fifth term by 12। बराबर। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन कैसे दी गई है, ये भी लॉजिकली दिया हुआ है कि हमें पूरी सीरीज फाइंड करनी है। सीरीज मतलब जैसे आखिरी में नंबर होते हैं ना 4, 10, 16, ऐसे जैसे नंबर आते हैं, ये पूरी सीरीज हमें ढूंढनी है। उस सीरीज का थर्ड टर्म 16 दिया हुआ है और सेवन्थ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12, और उसका सेवन्थ टर्म उसके 5 टर्म से 12 ज़्यादा है। ऐसे तो अब ये दिया हुआ है ना, तो सीधी सी बात ये समझा करो कि अगर हमें AP फाइंड करना है, पूरी सीरीज फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें A और D होना चाहिए। क्या होना चाहिए, A और D, ये दो वैल्यू होनी चाहिए। और वो दो वैल्यू कैसे लॉजिकली ढूंढेंगे वो ये समझो कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है थर्ड टर्म है 16, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना A3 = 16। और दूसरी चीज दी गई है सेवन्थ टर्म एक्सीड 5 टर्म बाय 12, मतलब सेवन्थ टर्म A7 वो उसके 5 टर्म से A5 से 12 ज़्यादा है, मतलब A7 = A5 + 12। ऐसे दिया हुआ है। ये दो चीज़ें दी गई है। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड A एंड D, टू फाइंड AP वी हैव टू फाइंड A एंड D। तो उसमें ना पहले ये वाली सिचुएशन लेते हैं कि ये दोनों जो साथ में दिया हुआ है A7 = A5 + 12, तो इसमें ये जो सिचुएशन लिखे हैं A7 = A5 + 12, तो देखो यहाँ A7 की फार्मूला क्या आती है, उसकी फार्मूला लिखते हैं A + 6D। ऐसा लिखते हैं ना A + 6D इक्वल टू A5 की वैल्यू क्या लिखते हैं, उसकी फार्मूला में लिखते हैं A + 4D। ठीक है, एंड +12, यहाँ पे प्लस इक्वल टू नहीं, ये गलती से लिख दिया मैंने, यहाँ पे प्लस आएगा ना, +12 इक्वल टू तो यहाँ लिखा ना, तो A + 4D + 12। अब क्या करेंगे कि ये A और D एक तरफ ले जाएं, कि ये जो A और D है उन दोनों को भी यहाँ लेके आए। तो ये A + 6D तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, प्लस A को यहाँ लेके आएंगे -A, और +4 को यहाँ लेके आएंगे -4 इक्वल टू 12। अब इक्वल टू के इस तरफ खाली 12 बचा ना, यहाँ अगर देखो तो ये +A और -A कट हो गया, बचा 6 - 4D, तो 6 - 4 बचेगा 2D, 2D इक्वल टू 12। उसमें से अगर D ढूंढना है तो ये 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, 2 को अगर डिवाइड में ले जाएं तो D = 12/2, D = 6। D की वैल्यू मिल गई ना, हमें दो चीज़ें A और D चाहिए थी, तो वो मिल गया उसमें से D। बराबर। ये D मिल गया ना, अब A ढूंढे, अब A किस में ढूंढेंगे, तो यहाँ आपको जो दो सिचुएशन है ना A3 = 16 और ये A7 = 5 + 12, तो इन दोनों में से किसी में भी कोई भी इक्वेशन लेकर उसमें D की वैल्यू रख दो तो आपको A मिल जाएगा। बराबर। इजी पड़ेगा ये कि आपको A3 = 16 दिया हुआ है, उससे इजीली ढूंढेंगे, यहाँ से भी मिल जाएगा लेकिन यहाँ से भी ढूंढ सकते हो।
तो देखो A3 इक्वल टू 16 दिया हुआ है, तो A3 की फार्मूला आती है A+2D इक्वल टू 16। इसमें D की वैल्यू रखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, तो A+2 D की जगह पे 6 इक्वल टू 16, तो A+6 2 12 इक्वल टू 16, 12 माइनस में, तो A इक्वल टू 16 माइनस 12, A इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4। तो ये A और D दोनों मिल गई ना वैल्यू, तो उस पर से अगर ए पी आप ढूंढो ना, पूरी सीरीज ढूंढो, तो देखो लॉजिकली खाली सीरीज लिख देते हैं कि ये ए पे 4 दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म 4 है, पहला नंबर कौन सा मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, और पहला नंबर 4 मिल गया, तो उसके बाद यहाँ डिफरेंस कितना रखना है, हमें 6 का डिफरेंस रखना है। डिफरेंस कितने का बताना है, 6 का ना, मतलब 4 में 6 6 प्लस करते जाओ, आपको +6 मिला है, तो इस 4 के अंदर ये 6 6 6 6 प्लस करते जाओ, तो 4 में 6 प्लस करो कितना आएगा 10, 10 में 6 प्लस करो 16, उसमें 6 प्लस करो तो 22। ऐसे ये पूरी सीरीज मिल गई ना, वही सीरीज हमें ढूंढनी थी ना। और क्रॉस चेक करना हो तो कर सकते हो कि इसमें दिया हुआ ही था थर्ड टर्म 16 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो थर्ड टर्म 16 हुआ ही ना आंसर में, बराबर। समझ आई बात कैसे ढूंढना है ये। देखो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 17 देखें, क्वेश्चन 17 में ऐसे दिया हुआ है कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द 3 8 13 253। अब इसमें ऐसा दिया हुआ है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, कि हमें पीछे से 20 टर्म ढूंढना है, बराबर। इसे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लेना, शॉर्ट में पूछते हैं काफ़ी बार। ऐसा पूछा हुआ है कि लास्ट टर्म मतलब पीछे से 20 टर्म ढूंढना है। ये जो सीरीज दी गई है ना 3 8 13 और आखिरी में 253, तो यहाँ पीछे से 20 वाला नंबर कौन सा आएगा वो ढूंढना है हमें। तो जब भी पीछे से अगर हमें ढूंढना हो ना, तो एक सीधा सा लॉजिक लगाया करो कि जब हम आगे से ढूंढते हैं, ये जैसे सीरीज है समझो कि ये 3 8 13, अगर आपको पूछे कि भाई नॉर्मल 20 वाला टर्म ढूंढो, तो आगे से ढूंढते हैं तो फर्स्ट टर्म कौन सा लिखते हैं, ये लिखते हैं ना 3। अब आपको पीछे से 20 नंबर ढूंढने हैं, पीछे से 20 वाला नंबर ढूंढना है, तो पीछे से अगर 20 वाला नंबर ढूंढना है, तो उसमें जिसमें लास्ट नंबर दिया हुआ है 253, तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि यहाँ पीछे से आपको 20 वाला नंबर ढूंढना है, बराबर। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, समझना कि इन दिस एपी वी हैव टू फाइंड 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से शुरू करना है, उल्टा शुरू करना है, तो इसीलिए पहला नंबर आपका फर्स्ट टर्म ये बनेगा 253, पीछे से देखना है ना, सो हियर ए इक्वल टू 253। सीधा सा लॉजिक आपका, समझ रहे हो, सीधा सा लॉजिक है कि ए इक्वल टू 253 पीछे से। और दूसरा डिफरेंस में ऐसा कि आप लोग जनरली डिफरेंस ढूंढते हो, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है 3 8 13, कितने का 5 5 का गैप है ना 5 5 का गैप आ रहा है ना उसमें। लेकिन अगर आप लोग पीछे से ढूंढोगे ना, तो वही 5 5 का गैप माइनस में आएगा, पीछे से फाइंड करना है तो गैप कैसा रहेगा माइनस में। तो यहाँ पे d इक्वल टू लिखेंगे -5, ये लॉजिकली लिखेंगे, क्योंकि आगे से अगर आप देख रहे हो तो 3 8 13 5 5 का गैप है, लेकिन हमें पीछे से अगर फाइंड करना है तो उसमें -5 लिखेंगे। ये a और d मिल गया ना, तो a और d के बाद तो सीधा 20 टर्म, 20th टर्म मतलब A20 ढूंढना है, तो A20 ना लिखेंगे तो वही ना, भले पीछे से ढूंढना है लिखेंगे तो 20 टर्म वही A20, तो उसकी फार्मूला कौन सी A+19D, बराबर। जिसमें ए की वैल्यू कितनी लिखेंगे, ये लिखेंगे 253, पीछे से गिनना है इसीलिए, और +19 डी पे कितना लिखेंगे -5, डिफरेंस पे ये लिखेंगे, तो 253 -19 5 95 प्लस माइनस -95, और 253 में से 95 माइनस, तो आंसर मिलेगा 158। कितना मिलेगा 158, मतलब कि यहाँ पीछे से 20 वाला नंबर ढूंढना हो ना, तो वो 158 मिलेगा हमें। समझ आ रही है बात है, ये सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन। और ये लॉजिक ध्यान रखो, जब भी पूछा हो ना कि फ्रॉम द लास्ट पीछे से ढूंढना है, तो उसमें फर्स्ट टर्म ये ले लिया करो आखिरी वाला, और डिफरेंस में उल्टा
कि यहाँ 5 प्लस हो रहे हैं तो डिफरेंस में माइनस लिखो, -5। ठीक है। अब देखो ऐसे ही अब उसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें ऐसा दिया हुआ है कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6 and 10 टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा, अब यहाँ देखो देखो है सिंपल, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी लॉजिकली दिया हुआ है। ऐसा दिया हुआ है कि 4th और 8th टर्म उन दोनों का प्लस 24 हो रहा है, 4th टर्म और 8th टर्म का प्लस, और दूसरा 6th टर्म और 10th टर्म का प्लस 44 हो रहा है। तो हमें पहले 3 नंबर ढूंढने हैं। अब पहले 3 नंबर ढूंढने हैं तो उसके लिए हमें ढूंढना होगा ए और डी। क्या फाइंड करना होगा? ए और डी। और यहाँ रैंडम टर्म्स दिए हुए ना, 4th 8th 6th 10th, बीच बीच में नंबर दिए हुए हैं ना, तो बीच बीच में नंबर दिए हुए हो और उस पर से अगर ए और डी ढूंढना हो तो हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करनी होगी। कल जैसे ढूंढ रहे थे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, उन मेथड से करना होगा। तो देखो एलिमिनेशन मेथड से अगर करना है तो पहले हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऐसे बनाएंगे, यहाँ समझना कि पहली कंडीशन दी गई है 4th और 8th टर्म का टोटल 24 है, मतलब 4th टर्म तो उसे A4 कहें, प्लस 8th टर्म A8, दोनों का टोटल कितना है? तो 24 है। ऐसा दिया हुआ है ना ये कंडीशन। तो उसके हिसाब से अगर वैल्यू लिखो ना तो A4 की वैल्यू आती है A+3D, और A8 की वैल्यू आएगी A+7D इक्वल टू 24। उसमें ए का अगर प्लस कर दो तो ए और ए 2A, यहाँ 3D और 7D का प्लस करो तो 3 और 7 10D इक्वल टू 24। ऐसे बनेगा ना 2A + 10D इक्वल टू 24। तीनों में से 2 2 2 कॉमन आ जाएगा, इक्वेशन में जैसे कॉमन निकालते हैं वैसे, कि तीनों में ये 2 2 कॉमन निकाल दें तो बचेगा कितना? इसमें से 2 कॉमन निकाल दो तो बचेगा सिर्फ A। यहाँ 10 में से 2 कॉमन निकाल दो तो बचेगा 5। 2 कॉमन निकालना मतलब 2 से डिवाइड करना ना, 10 डिवाइड 2 तो 5 बचेगा। और 24 में से 2 कॉमन निकाल दो तो वो बचेगा 12। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ऐसा ही फिर दूसरा सिचुएशन दिया हुआ है कि 6 और 10 का प्लस 44 हो रहा है, 6 और 10, तो वैसे लिखेंगे ना अब दूसरा कि A6 + A10 इक्वल टू 44 है। इनकी वैल्यू भी लिखें तो A6 की वैल्यू लिखते हैं A+5D, और A10 की वैल्यू लिखी जाती है A+9D इक्वल टू 44। तो यहाँ पे भी A और A का प्लस करो तो 2A, यहाँ पे 5 और 9 का प्लस करो तो 14D इक्वल टू 44। इसमें भी 2 2 कॉमन निकल रहा है, टेकिंग 2 एज कॉमन, तो पहले 2A में से 2 कॉमन निकाल दो तो बचेगा सिर्फ A। 14D में से 2 कॉमन निकालो तो बचेगा 7D, ठीक है ना, 14 डिवाइड बाई 2 तो 7। और ये 44 में से 2 कॉमन निकालो तो बचेगा 22। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। ये आ गई ना फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों। और ये दोनों इक्वेशन आ जाए तो अब इस पर से क्या करते हैं हम लोग? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए पहले एक जो है वो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे ए सेम है ही, तो डायरेक्ट एलिमिनेशन कर देना। तो देखो इन दोनों का अगर हम लोग एलिमिनेशन करें तो बाय एलिमिनेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, पहली इक्वेशन लिखी A+5D इक्वल टू 12, दूसरे में A+7D इक्वल टू 22, साइन बदल देंगे। अब ये मेथड तो जैसे पहले की सब में सेम ही है, साइन बदल जाएगी और उस पर से ये ए कट, तो मिलेगा यहाँ पे 5 - 7 तो -2D बचेगा, और यहाँ 12 - 22 तो -10। अब जो D ढूंढना है तो 2 डिवाइड में, मतलब D इक्वल टू -10 अपॉन -2, तो डिफरेंस कितना मिल जाएगा? 5 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है ना, 10 डिवाइड बाई 2 5, वो डिफरेंस मिल गया, D मिल गया ना। अब ये D की वैल्यू पहली या दूसरी कोई भी इक्वेशन में रखो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, कि समझो अगर पहली इक्वेशन में रखते हैं तो पहली इक्वेशन ये है ना A+5D इक्वल टू 12, जहाँ ये D की जगह पर 5 लिखेंगे
तो a प्लस 5 d की जगह पे भी 5 लिखा इक्वल टू 12, मतलब कि a प्लस 25 इक्वल टू 12। 25 को माइनस में ले जाएंगे तो a इक्वल टू 12 माइनस 25, 12 माइनस 25 मतलब कि a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -13। मिल गया ना, ये a भी मिल गया हमें। अब a और d दोनों मिल गए, तो अब हमें जो तीन टर्म ढूंढने हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तीनों टर्म अब हम लोग ढूंढ लेंगे ना। कि यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट टर्म ढूंढेंगे, तो फर्स्ट टर्म को तो a ही कहते हैं। a मतलब -13, पहला नंबर तो वही मिलेगा। फिर सेकंड टर्म ढूंढोगे, कि सेकंड टर्म में फॉर्मूला आती है a प्लस डी। a प्लस डी मतलब a पे -13 और प्लस d पे 5, तो मिलेगा -5, सॉरी -8, ये सेकंड टर्म। उसके बाद थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म में फॉर्मूला आती है a प्लस 2d, मतलब a पे -13 प्लस 2, d पे लिखेंगे 5, मतलब -13 और ये 2 5 10, तो -13 प्लस 10 कितना बचेगा, -3। ठीक है, तो ऐसे तीनों टर्म मिल गया ना, समझ आई बात। अब ऐसे ही उसके आगे क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 19 ऐसा है, यहाँ ध्यान देना, आपका 19 20 या आखिरी के दो टर्म, ये दोनों सम भी जो है वो थोड़े से इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसीलिए कि है वही सिंपल मेथड, लेकिन इसमें आपको जो है वो प्रॉब्लम सम्स की तरह दिया हुआ है। तो उस पर से कौन सी चीज़ क्या है और क्या ढूंढना है, वो खाली स्टार्टिंग का बेसिक समझना, वो पता चल गया, फिर तो सीधी फार्मूला ही रखनी है आपको। देखो जैसे 19 में दिया हुआ है कि सुब्बा राव started work in 1995 at the annual salary of 5,000 and receive an increment of 200 each year. Then in which year did his income reach 7,000? ऐसा दिया हुआ है कि सुब्बा राव ने अपनी एक काम शुरू किया, 1995 में काम शुरू किया, तब उसकी एनुअल सैलरी, साल की सैलरी 5,000 रुपये थी, इतनी सैलरी थी उसकी। और हर साल उसकी सैलरी 200 रुपये बढ़ रही थी। हर साल कितनी बढ़ रही थी, 200 रुपये बढ़ती जा रही थी। तो हमें पता करना है कि 200 रुपये बढ़ते 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 उसकी सैलरी 7,000 कब हो जाएगी। मतलब देखो, पहले साल में उसकी सैलरी 5,000 थी, दूसरे साल में 200 बढ़ जाएगी, 5,200 हो जाएगी, तीसरे साल में 5,400 हो जाएगी, उसके बाद 5,600 हो जाएगी। ऐसे हर साल 200 200 बढ़ेगी ना, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते उसकी सैलरी 7,000 कब हो जाएगी, वो हमें ढूंढना है। मतलब लॉजिकली देखो यहाँ पर, तो पहले उसकी सैलरी 5,000 थी, तो ये स्टार्टिंग सैलरी हो गई, मतलब ए, ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा। हम तो सीरीज बनाते हैं ना, तो सीरीज में ये फर्स्ट टर्म हो गया ना, ए 5,000 रुपीज़, समझे ना, ये पहला। और उसके बाद हर साल 200 200 बढ़ रही है, कि ये एनुअल इंक्रीमेंट, हर साल का इंक्रीमेंट, जो हमारे लिए कॉमन डिफरेंस है डी कहलाया, हमारे लिए ये डिफरेंस हुआ 200 का। समझ आ रही है बात। प्रॉब्लम क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो वहीं से ही हम लोग ये वैल्यू ढूंढेंगे ना, कि हर साल 200 200 का डिफरेंस है, 200 200 बढ़ रहे हैं, और आखिरी में उसकी सैलरी 7,000 पहुंच रही है। या आखिरी में, आफ्टर एन ईयर हिज एनुअल इनकम इज 7,000, मतलब कि ए एन इक्वल टू 7,000। ये ए एन लास्ट टर्म हुआ ना, कि आखिरी में उसकी सैलरी 7,000 पहुंच रही है, तो ये लास्ट टर्म हमारे लिए 7,000 हुआ। और हमें क्या ढूंढना है, एन ढूंढना है। क्या फाइंड करना होगा, एन ढूंढना होगा। अब देखा, चीज़ें तो सब वही है ना, एन ढूंढने के लिए आगे कितने सारे सम किए, सम तो वैसे ही करना है ना। बस ये प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, जो स्टार्टिंग में ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। अब ये जो ढूंढना है एन, तो वो तो वैसे ही ढूंढेंगे कि ए एन 7,000 दिया हुआ है, बराबर ना। आगे लिखेंगे कि ए एन अगर 7,000, तो ए एन की फार्मूला आती है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 7,000। ए एन की यही फार्मूला ना। और उसमें जैसे सब में किए हैं वैसे ही, अब बता नहीं रहा हूँ, ये तो आप खुद ही ट्राई करोगे। कि इसमें ए की वैल्यू रख देंगे ये 5,000, ये डी की वैल्यू रख देंगे 200, तो उस पर से एन मिल जाएगा ना, पूरी कैलकुलेशन करके, कि एन मिल जाएगा 11। तो देखो, कुछ करीबन इतने सालों बाद उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी, बराबर। समझ आई बात। ऐसे ही इसका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जैसे दिया हुआ है, कि उसमें ऐसे दिया हुआ है कि रामकली सेव ₹5
in his first week of the year and then increase her weekly saving by rupees 1.75. Then in the nth week her weekly saving become 20.75. Then find the n. देखो ये भी पहले की तरह ही हुआ कि रामकली ने हर हफ्ते वीकली हर हफ्ते कुछ कुछ पैसों की सेविंग शुरू की कि जैसे उसने पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ सेविंग ऑफ द फर्स्ट वीक मतलब A=5 हो गया ना, पहले हफ्ते में 5 और दूसरे हर हफ्ते के बाद उसने 1.75 बढ़ाती गई, मतलब दूसरे हफ्ते में हो जाएगा 6.75, तीसरे हफ्ते में उसका हो जाएगा 8.50, तो ऐसे हर हफ्ते 1.75 बढ़ते जाएंगे. सो इंक्रीमेंट ऑन इन सेविंग पर वीक हर हफ्ते कितने बढ़ेंगे, मतलब उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1.75. ये डी की वैल्यू मिल गई ना 1.75. और लिखा हुआ है कि आफ्टर एन वीक मतलब न जाने कितने हफ्तों बाद, वही हमें ढूंढना है ना, कि कुछ हफ्तों बाद उसकी आखिरी सेविंग हो जाएगी 20.75, कि हर सेविंग आफ्टर एन वीक विल बिकम 20.75, मतलब ये ए एन हुआ हमारे लिए 20.75. ये ए एन की वैल्यू ना जैसे 19 वाला किया वैसे ही नहीं है इसमें भी, और हमें ढूंढना है एन कि कितने हफ्तों बाद उसकी सेविंग 20 रुपीज़ हो जाएगी, 20.75 हो जाएगी. तो इसमें भी ए एन इक्वल टू 20.75 है बराबर, जिसमें ए एन की अगर फार्मूला लिखे ना आगे तो ए एन की फार्मूला आती है A+n-1 D इक्वल टू 20.75. और इसमें भी कैलकुलेशन वैसे ही जैसे सब में किया हमने कि ए की वैल्यू लिख देंगे 5, डी की वैल्यू लिख देंगे 1.75 और फिर उसका ये कैलकुलेशन करेंगे कि n मिल जाएगा हमें 10 बराबर, नॉर्मल कैलकुलेशन होगा ना. तो इससे पता चल जाएगा कि भाई 10 हफ्तों बाद, भाई इतने वीक बाद उसकी इनकम या उसकी सेविंग 20.75 रुपीज़ हो जाएगी बराबर. अब समझ में आई ये बात. तो देखो आज जैसे हमने ये एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की ना, इनके क्वेश्चंस लॉन्ग है, थोड़े ये चैप्टर लॉन्ग है, ध्यान देना. अब ऐसे ही चैप्टर का दूसरी एक्सरसाइज 5.3 और उसमें एक नई फार्मूला हमने देखेंगे. अभी तक हमने टर्म की फार्मूला देखी, अब एक दूसरी नई फार्मूला है जो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे. ओके, थैंक यू.